सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। अब वो सपना कोई चीज़ हो सकता है, किसी के लिए कोई नौकरी पाना हो सकता है या फिर किसी के लिए किसी इंसान को हासिल करना हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ और एक ऐसी रात जो आपको इसी सपने से मिलने से रोक रही है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि भूल चूक माफ़ का यही तो प्लॉट था और ट्रेलर में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था। तो ये टाइम लूप का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत के सिनेमा के लिए काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। मैंने कोई ऐसी हिंदी फ़िल्म इसके पहले नहीं देखी थी जो टाइम लूप को दर्शाती हो और इसीलिए मैं इस फ़िल्म को लेकर बहुत-बहुत एक्साइटेड थी। अब आज मैंने देखी है भूल चूक माफ़ ये फ़िल्म और कैसी लगी मुझे ये फ़िल्म, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। अब देखो इस पूरी फ़िल्म में मुझे जो-जो चीज़ें अच्छी लगी यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहली चीज़, इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी फ़ास्ट पेस था। यानी कि पहले ही हाफ में आपको बहुत सारी चीज़ें रैपिडली होते हुए दिखाई देती है व्हिच वाज़ अ प्लस पॉइंट क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, समय नहीं लेती है फ़िल्म अपने मूल विषय में जाने के लिए। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट जहाँ पर इसका इंटरवल होता है वो मोमेंट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसके ठीक बाद आप बहुत कुछ सोचने लग जाते हो कि यार आगे क्या होगा, कैसे होगा? अब हमको रीज़न तो पता चल गया बट अब इस सिचुएशन से राजकुमार राव बाहर कैसे निकल पाएँगे? अब देखो अगला प्लस पॉइंट है इस फ़िल्म का प्लॉट। वापस एक बार मैं कहना चाहती हूँ टाइम लूप का प्लॉट। ये प्लॉट काफ़ी रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा हिंदी फ़िल्म्स में मैंने नहीं देखा था। इसीलिए दिनेश विजन की तरफ से, मैडम फ़िल्म की तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्लॉट को उन्होंने एक्सप्लोर करना चाहा इस फ़िल्म में। और तीसरा और सबसे आखिरी प्लस पॉइंट है इस फ़िल्म का, वो है इस फ़िल्म में जो महादेव जी के प्रति जो एक आस्था दर्शाई गई है, एक ऐसे इंसान की जो कुछ ज़्यादा भगवान में बिलीव नहीं करता है बट कुछ चीज़ों की वज़ह से, कुछ रीज़न्स की वज़ह से वो कैसे मंदिर तक पहुँचता है और फिर कैसे सारी चीज़ें उसके सामने खुलती जाती है, वो सारा एक एंगल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब इसके बाद बात करते हैं मेन प्लॉट के बारे में। देखो प्लॉट बहुत सिंपल है, राजकुमार राव है, उसकी ज़िंदगी में एक लड़की है और ये इस लड़की से शादी करने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स किए हैं ज़िंदगी में। अब फाइनली जब उनकी शादी 30 तारीख को तय हो चुकी है तो 29 को है हल्दी और 30 को है शादी यानी कि वरमाला। बट ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ह से वो 30 तारीख तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते हर रोज़ जैसे सुबह वो उठ रहे हैं, 29 तारीख वापस आ रही है उनकी ज़िंदगी में, वापस हल्दी लगाई जा रही है, वापस वही सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारा प्लॉट है इस फ़िल्म का। अब इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि आखिर में क्या चूक उनसे हुई है और ये सारी चीज़ें हमें इस फ़िल्म में दिखाई देगी। अब ये प्लॉट है और जैसे हम लोग मैडॉक फ़िल्म्स का नाम देखते हैं फ़िल्म के शुरुआती दौर में हमको पता चल जाता है कि यार फ़िल्म तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है बट ये टिपिकल सिमिलर वैसी ही फ़िल्म होगी जो इसके पहले की हमने स्त्री में देखा था, इसके पहले की हमने और भी बहुत सारी फ़िल्में जैसे कि राजकुमार राव की एक और फ़िल्म थी शादी में ज़रूर आना। तो मुझे लगता है कि अब ना राजकुमार राव एक टाइपकास्ट होते चले जा रहे हैं जहाँ पर उनको ना सिमिलर टाइप का एक रोल मिलता जा रहा है। एक मिडिल क्लास का इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा गोल्स नहीं है, लड़की को पाना है और उसके चलते वो बहुत सारी मुसीबतों में जाते हैं और वो सारी चीज़ें। आई मीन ये फ़िल्म आपको बिल्कुल भी कुछ नया एक्सपीरियंस कैरेक्टर्स के मामले में नहीं देती है। कैरेक्टर्स बहुत ही वीक राइटिंग की तौर पर बहुत ही वीक तरीके से हमारे सामने रखे जाते हैं, दर्शाए जाते हैं जो आपको नहीं पसंद आएँगे। अगला नेगेटिव पॉइंट है इस फ़िल्म का म्यूज़िक। फर्स्ट हाफ में लिटरली 3 सॉन्ग्स हैं, टोटली अननेसेसरी और भाई साहब धनश्री का इसमें आइटम नंबर है। मेरी चौखट पे आते हैं आशिक प्यासे प्यासे, प्यार बढ़ाना प्यास बुझाना मेरा धंधा पानी। लिटरली मैं सिर पकड़ के बैठी थी जब वो धनश्री दिखी मुझे सामने और वो आइटम नंबर और क्या ही चीप लिरिक्स है मतलब आज के 2025 के ज़माने में, कि यही मेरा धंधा पानी एंड ऑल। आई मीन कानों से खून निकल आता है यार जब ऐसे आइटम नंबर्स सुनाई देते हैं या फिर ऐसे आइटम नंबर्स दिखाई देते हैं तो लिटरली आंखों में हार्पिक डालने का मन कर जाता है। अगला वीक पॉइंट है इस फ़िल्म का, इस फ़िल्म की कॉमेडी कहीं पर भी पंचेस लैंड ही नहीं करते, आपको हँसी नहीं आती। इनफैक्ट आप ना ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार अ, ओके मतलब मुझे हँसना है बट नहीं आ रही है हँसी फॉर सम रीज़न। और क्योंकि इस फ़िल्म को देखने वाला जो क्राउड था वो बेसिकली निब्बा-निब्बियों का था तो उनको हँसी आ रही थी बिकॉज़ अल्टीमेटली आप सोच सकते हो कि हर एक का कॉमेडी का एक जो स्तर होता है वो अलग-अलग होता है बट उसके बावजूद आप स्त्री में हँसते हो, आप स्त्री 2 में भी हँसते हो, बहुत सारी अलग-अलग फ़िल्मों में जो मैडॉक फ़िल्म से ही आती है, उसमें हँसते हो बट यहाँ की कॉमेडी ना बहुत ही खींच-तान के ज़बरदस्ती मतलब आपको हँसाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपको हँसाने के लिए, वो आपको महसूस होता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है इस फ़िल्म की शुरुआत यानी कि पुलिस स्टेशन का एक सीन है जो इतने बुरी तरीके से लिखा गया है, मतलब इतने बेहतरीन से एक्टर्स आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यार एकदम बढ़िया वाला प्लॉट उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है, बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी निकल के आएगी और बहुत ही बढ़िया वाले डायलॉग्स आएँगे, पर नहीं, वो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन का सीन इतना फीका लगता है आपको कि वहीं से फिर आपका कहीं न कहीं पे ना भरोसा उठ जाता है फ़िल्म से। और हाँ, आखिरी नेगेटिव पॉइंट इस फ़िल्म के जो गाने हैं ना, वो भी रीमेक्स यानी कि वो तितली उड़ी, उड़ ना सकी। और हाँ, अब रुको, अब ये तो था मेरा पूरा
रिव्यू इस फ़िल्म का, मैं यहीं पे आपको रेटिंग देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब इसके बाद मैं एक स्पॉइलर देने वाली हूँ, तो अगर जिनको फ़िल्म देखनी है तो प्लीज़ आप यहीं पर वीडियो छोड़कर जा सकते हो। अब देखो इस पूरी फ़िल्म में ना एक बहुत ही हास्यास्पद, यानी कि एक्चुअली जहाँ पे हँसी नहीं आनी चाहिए थी बट वहाँ पे मेरे को हँसी आ रही थी, ये देख के कि भाई साहब इन्होंने ना एक एंगल डाला है कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई। देखो मुझे पर्सनली इस एंगल से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यही तो है सेक्युलरिज़्म, और इसी के चलते हम इतने सालों से भुगतते तो आ रहे हैं। तो अब ना ये चीज़ मेरे लिए कुछ ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर जाती, मेरे को इनफैक्ट हँसी आती है इन सारी चीज़ों पर। तो हिंदू-मुस्लिम का एंगल उनको डालना था, और इनफैक्ट एक ऐसा सबसे आखिर में जो प्लॉट उन्होंने डाला हुआ है कि राजकुमार राव जो है बेसिकली वो कैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको पैसे-वैसे देते हैं, और फिर वो जो दूसरे के हक का जो नंबर आने वाला था, उसका हक मार के राजकुमार राव को नौकरी मिल जाती है। अब जब राजकुमार राव को आखिर में उसका पता चलता है कि भाई साहब हमने किसका हक मारा है, तो वो था हामिद अंसारी। अब हामिद अंसारी एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने लिखा हुआ है जो बिल्कुल बिलीवेबल नहीं है, कि वो एक गाँव में रहता है जहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको सिंचाई विभाग में जाकर उसको सरकारी अफ़सर बनना है, ताकि वो अपने गाँव में पानी ला सके और अपने गाँव की समस्याओं को दूर कर सके। तो मैं लिटरली ऐसे सोच रही थी कि अगर यहाँ पे हामिद अंसारी की जगह कोई रोहित शुक्ला नाम का बंदा होता तो लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता पूरी फ़िल्म में, आई एम टेलिंग यू गाइज़। पर गेस व्हाट, वेट, 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 अभी तो मेन टॉपिक आने वाला है। जो राइटर है ना उसके दिमाग में क्या सोचा पता है क्या? कि एक ना पंच लाइन डाल देते हैं वामिका गब्बी के मुँह से, और वो पंच लाइन ये है कि अरे तुमने तो शिव जी के पास जाके मन्नत माँगी थी, बट हामिद तो मुसलमान है, तो उसको कैसे वो लागू हो होएगी, है ना? मतलब वो मैच ही नहीं हो रहा वो चीज़। इस डायलॉग को रखने के लिए फ़िल्म में और एक डायलॉग है जहाँ पर राजकुमार राव भी बोलता है कि अरे अंसारी तिवारी भाई भाई, इस वाले भाईचारे को दर्शाने के लिए सो कॉल्ड इन्होंने इस कैरेक्टर का नाम हामिद अंसारी रख दिया। बताओ भाई साहब, और कोई अच्छा मज़ाक हो अगर आपके पास तो कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाना। वैसे जाते-जाते मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पे अगर जॉन पीटर भी होता ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई हरप्रीत सिंह नाम का बंदा होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे कोई और पंडित-वंडित होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क जो है किसी कैरेक्टर से अगर नहीं पड़ता तो इनको क्यों बार-बार हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई का ये वाला सॉफ्ट प्रोपेगेंडा पुश करना होता है, ये चीज़ मेरे दिमाग से बाहर है भाई साहब। जाते-जाते मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि वामिका गब्बी का जो पूरा कैरेक्टर है वो इतना इरिटेटिंग है कि आप लिटरली, मतलब मैं तो विश कर रही थी बाबा कि जितने कम से कम डायलॉग उनके पास हो उतना बेहतर है, क्योंकि वो जो टोन है ना उनका पापा, ये इससे क्रिंज, ये मैंने जो अभी किया ये क्रिंज है। ये मुझे पता है कि ये मैंने क्रिंज डिलीवरी दी डायलॉग की। इससे क्रिंज डायलॉग्स डिलीवरी देते हुए वामिका गब्बी हमें नज़र आएगी। अगर आप बोलोगे कि अरे उसका कैरेक्टर ही क्रिंज लिखा होगा शायद, वैसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस उनके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। वो बोल कुछ अलग रही है, कर कुछ अलग रही है। आई थिंक वामिका गब्बी वाज़ अ टोटली रॉन्ग चॉइस फॉर द फिल्म, एंड ये था मेरा रिव्यू इस फिल्म का। बाकी 2.5 स्टार्स तो दिए, तो आप लोग सोच सकते हो, अपना-अपना डिसीजन ले लो भाई साहब। ये था मेरा रिव्यू भूल चूक माफ इस फिल्म का। आप लोगों के क्या राय आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी राइट्स हिंदी। बाय।